अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी ज्वाइन किया। शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज यौम तकबीर है, 28 मई है। आज से 22 साल पहले पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा तैयारा हादसा केस कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है वो भी मिल गया है, और जो वज़ीर हवाबाजी हैं उनका कहना है कि 22 जून तक प्रोविजनल रिपोर्ट अवाम के सामने और पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी जाएगी। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना की वबा जो है इसमें मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, इसको लेकर भी आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं। जो चीनी कमीशन रिपोर्ट आई थी, फिर जो 2 दिन पहले की शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर आज सिंध हुकूमत ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हमने कोई सब्सिडी दी नहीं है। एक जानिब ये एहतसाब का मिशन है निज़ामी साहब, दूसरी जानिब वर्किंग रिलेशंस बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हैं उनके साथ। अब इस सारे मामले में ये जो मिशन जारी है, इसमें इस्लाहात आपको क्या लगता है किस हद तक हुई हैं और सिस्टम कैसे चलेगा आगे? निज़ामी साहब। नहीं, मेरा ख्याल है, देखें ना, आप सिंध हुकूमत का आपने कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुआवन खुसूसी मतलब है कि ओहदे के लिहाज से ही, लेकिन वैसे ज़ाती तौर पे भी और सियासी तौर पे जहांगीर तरीन को नहीं माफ़ किया तो सिंध हुकूमत को क्यों कर जिक्र नहीं करेंगे? तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई इतराज़ है। असल बात यह कि शहजाद अकबर साहब से पूछने वाली, शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, वो ये है कि ये PMLN और अब सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब उनके जो वज़ीर हैं सिंध वज़ीर आला सिंध के, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को भी पेश किया जाना चाहिए था तहकीकाती कमीशन के सामने, क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाज़त तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही थे। तो इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जी शुक्रिया निज़ामी साहब, बड़ा मैं खुशी हुई। मैं तो आज सारा दिन मीटिंग में था, लेकिन मैंने उनकी बाद में मुझे वो उनके मैंने देखी जो उन्होंने गुफ्तगू आज की। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो पहली चीज़ आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की वो सरासर सफ़ेद झूठ था। इन्होंने आज 2 बड़ी अहम बातें की। एक तो ये कहा कि ओमनी ग्रुप को बड़ी थोड़ी सी सब्सिडी दी गई। ये थोड़ी सब्सिडी नहीं है। 4.25 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो ओमनी ग्रुप को दी गई। ये कमीशन के रिपोर्ट के अंदर उसकी पूरी तफसील लिखी हुई है, जो 25% तकरीबन बनती है उस सब्सिडी की। और कमीशन की ही रिकमेंडेशंस और उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये जो सब्सिडी सिंध ने दी वो महज ओमनी को ज्यादा ओबलाइज करने के लिए दी, क्योंकि जो बाकी मुल्क में सब्सिडी थी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे थी। और जो सिंध की सब्सिडी उन्होंने इन एडिशन टू वफाक, ये देखिए वफाक ने उस वक्त ऑलरेडी 20 अरब की सब्सिडी दे दी थी। 4.25 या 4 अरब की सब्सिडी एडिशनल सिंध ने दी, और उसमें से भी तकरीबन 1.5 अरब रुपया ओमनी को दे दिया। और उसके लिए रूल ये रखा कि जिसकी जितनी मिले होंगी उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी। तो सिंध में सबसे ज्यादा मिले जो है वो ओमनी ग्रुप की हैं। एक ये वजाहत बड़ी जरूरी है। दूसरा जो आज उन्होंने एक बड़ी मैं समझता हूँ दरोगोई से उसका किया कि उन्होंने ये कहा कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध को बुलाया नहीं गया। मैं अभी प्रोग्राम के बाद ही फौरन आपको 2 लेटर्स भेज देता हूँ। पहली चिट्ठी लिखी गई कमीशन की तरफ से सिंध के चीफ मिनिस्टर को, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लिखी गई, बाकी लोगों को बुलाया गया। उसके ऊपर सिंध से जवाब आया एडवोकेट जनरल सिंध का कि जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके TORs के मुताबिक आपके सामने पेश होने के पाबंद नहीं हैं, जिसके ऊपर कमीशन ने दोबारा उनको एग्जैक्ट TOR का रेफरेंस देके और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 की जो पावर्स की गई हैं कि किसी को भी समन कर सकते हैं, वो बताया गया। और साथ स्पेसिफिक बताया भी गया कि आपको किस ज़मन में बुलाया जा रहा है, कि आपको फलां सन की और फलां सन की सब्सिडी के ऊपर वर्जन लेने के लिए बुलाया जा रहा है। आप अगर नहीं आएंगे तो ये भी आपकी मर्जी है, और जो भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं उसके ऊपर ही रख के हम अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे। तो ये भी आज उन्होंने बिल्कुल सफेद झूठ बोला। अब आ जाते हैं जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब क्यों पेश नहीं हुए। देखिए जी, ये सबसे बड़ा जो इस वक्त जिस चीज को टॉपिक को हटाने की कोशिश की जा रही है कमीशन की जो, और ये कमीशन को आप तो ये मानेंगे कि उसके अंदर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा या किसी को ये नहीं किया कि कोई किस पार्टी से ताल्लुक है। जिसका जो किरदार था बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। जो एक्सपोर्ट का मामला है 2018-19 का,
कमीशन के साफ लिखा हुआ है कि मुल्क में एम्पल चीनी मौजूद थी, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत देने को बहाना बना के जो मिल मालकान और सट्टाबाज हैं उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन की, जिससे कीमत बढ़ी। अब इस चीज के ऊपर ये इशू नहीं है, और जो उसकी परमिशन है वो ईसीसी के जो उस वक्त के हेड थे असद उमर साहब, वो कमीशन के सामने बिल्कुल पेश हुए और उन्होंने अपने जो जवाबात थे वो कमीशन को दिए। तो ये बात करना, मेरा ख्याल है या तो उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है या अपनी बाकी बातों की तरह इसमें भी वो शायद झूठ बोल के लोगों को मिसलीड करना। शहजाद साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 40 रोज तक वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया, और जो 2 नोटिस की आप बात कर रहे हैं वो इस बात को भी मान रहे हैं। नहीं, देखें, वज़ीर आला सिंध को तभी बुलाया गया जब वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया, जब असद उमर साहब को बुलाया गया जो ईसीसी के सरबराह थे, रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाया गया। तो ये कौन से ना बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं वो समझने से कासिर हूँ। जी निज़ामी साहब। हाँ जी, लेकिन उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मैं खुद नहीं गया जब मुझे बुलाया गया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो फिर ये क्यों गिला कर रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 40 रोज तक नहीं बुलाया गया, तो और जब बुलाया गया तो आपके दायरे इख्तियार में नहीं था। उनका जवाब ये दिया, इसलिए वो नहीं पेश हुए। देखें, इस चीज को बड़ा समझने की जरूरत है कि पहले एक कमेटी फॉर्म हुई, जो पहली कमेटी बनी शुगर के ऊपर, वो 3 रुकनी थी जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे थे। उस कमेटी ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें उन्होंने किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया जो पॉलिटिकल लोग थे। उन्होंने जो सिफारिशात वफाकी हुकूमत को दी उसमें फोरेंसिक ऑडिट करने की और एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन करने की उन्होंने उसके अंदर सिफारिशात की, और उसके लिए फेडरल कैबिनेट ने उनको फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के जो इख्तियारात हैं वो तफवीज किए। सबसे पहले आप फैक्ट गैदरिंग करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं, उसको गैदर करने के बाद ही आप किसी को कन्फ्रंट करने के लिए बुलाते हैं। आप इंक्वायरी करने से पहले किसी को कैसे बुला सकते हैं? तो इसलिए तो उनकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। जब या तो ये कहें कि जी असद उमर को पहले दिन बुला लिया और इनको 40 दिन बाद बुलाया। जी ठीक है निज़ामी साहब। शहजाद अकबर साहब, ये बताइए कि ये क्राइटेरिया क्या था कि आपने पहले 10 मिलों को चुना जिनकी ये फोरेंसिक ऑडिट हुई है, और उसमें जहांगीर तरीन साहब की मिल भी शामिल थी। एक तो शायद वो वैसे तो फितरी रखता है क्योंकि 20% मार्केट भी वो कंट्रोल करते हैं, वो सबसे बड़े मुल्क के शुगर मिल ओनर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उनके करीबी हल्कों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये उनका इस्तेदलाल ये है कि उनके पास हर एक चीज़ का मुदल्लल जवाब मौजूद है और उनको उन पर कोई बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई है। ये कहाँ तक दुरुस्त है जो ये परसेप्शन है? देखिए निज़ामी साहब, मैं बिल्कुल इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पहली चीज तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये 9 मिलों का क्यों इससे किया गया। 9 मिलों का इंतखाब वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। जो सिफारिश आई थी कि इन 9 मिलों को, और सिफारिश के पीछे लॉजिक पेश की गई, वो लॉजिक ये थी कि क्योंकि पहले अगर आप देखें कमेटी की जो टीआरस थी उसके अंदर कार्टेलाइजेशन को देखना जरूरी था। कार्टेलाइजेशन के लिए जब ये बताया गया कि 5 बड़े ग्रुप हैं जिनका 51% शेयर है शुगर पूरी इंडस्ट्री का पाकिस्तान का, तो इसलिए उन 5 बड़े ग्रुपों की आप जो कंपनीज हैं जिसमें ग्रुप्स हैं, JDW सबसे बड़ा ग्रुप है, RYK है, शरीफ ग्रुप है, ओमनी है, इन सब ग्रुप्स की फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो ये हरगिज नहीं है कि ये किसी एक शख्स की मिल को कर लिया गया और बाकी को नहीं किया गया। अब आप निज़ामी साहब मुझे आप खुद इसका फैसला कर दीजिए कि अगर हमारी हुकूमत शुगर के ऊपर एक फोरेंसिक ऑडिट करती और उसमें JDW जिसका पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री का 20% प्रोडक्शन है उसको अगर उसमें शामिल ना करती, तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता था कि फिर हमने अपनी ही पार्टी के एक बंदे को बचा दिया और बाकी का ऑडिट कर दिया? तो फिर उसके बाद इस कमीशन की क्या ऑथेंटिसिटी रह जाती? इसमें तो सबसे पहले हमने मेरे ख्याल में ये मिसाल कायम की कि हमने खुद एहतसाबी, यानी कि जिसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, ये किसी सियासी पार्टी का या पार्टियों का ऑडिट नहीं था, ये शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट था। लेकिन शुगर इंडस्ट्री के ऑडिट के अंदर तमाम पार्टियों के लोग जो बिजनेस में है शामिल, उनकी मिलों के अंदर चीजें सामने आई। और किसी भी मिल, मुझे देखिए, या तो अगर होता कि ये चीज निकलती कि सिर्फ JDW के अंदर कोई ऐसी चीज सामने आई है और बाकी मिलों के अंदर नहीं आई। हमें तो इस कमीशन को पढ़ के रिपोर्ट को यही लगता है कि जो प्रैक्टिस है, चाहे वो कम गन्ना तोलना है, ग्रोअर को कम पैसे देने हैं,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गड़बड़ करनी है या उसके बाद सट्टे में मार्केट मैनिपुलेशन करनी है, सब ने बदरजा जुस्सा हिस्सा डाला है। जी। उसमें कोई तो फर्क नहीं है किसी कमेटी के अंदर, और कमीशन ने इस चीज को वैसे ही लिख दिया। ये कोई शहजाद अकबर का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कानून के मुताबिक कमीशन बनाया, उनकी सिफारिशात आई, उनकी ऑब्जर्वेशंस आई, अब उनके ऊपर अमल करने का टाइम है। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं जी निज़ामी साहब। जी आप करें सवाल। जी मैं शहजाद साहब से, निज़ाम साहब यही जानना चाह रहा था, ये अब कमीशन तो बन गया, इंक्वायरी भी, सारी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और आप जो हुकूमती हल्के हैं उनकी जानिब से बाज़ औक़ात माफिया का नाम भी दिया जाता है, जो कारोबारी हल्के हैं उनको। अब इसके पैरेलल कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई बिज़नेस मॉडल है कि जो मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं ये गबन हुए ताकि ये ना हो सकें? हुकूमत के पास कोई प्लान है कि वो क्या बिज़नेस मॉडल होना चाहिए कि जिसमें इस तरह के मामलात ना हो? ये तो रिपोर्ट आ गई, मामलात हो गए, कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखें आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज ये हर किसी के जहन में सवाल है और इस सवाल का जवाब कमीशन की पूरी रिपोर्ट के अंदर उनकी रिकमेंडेशंस में मौजूद है। देखिए, चूंकि रेगुलेटर कमजोर है, जब आपने सब्सिडी देनी है, सब्सिडी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे बड़े प्रॉब्लम का, लेकिन आपने जब सब्सिडी देनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर मिल वाला ही करके लाता है और आप उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करते, उसके कहे हुए को मान के आप उसको बेस बना के आप कह देते हैं कि कीमत ये होगी, तो ये मैं समझता हूँ रेगुलेटर का फेलियर है। उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद आपकी जो गन्ने की कम तोल होती है या कीमत कम दी जाती है, वो केन कमिश्नर का एक इदारा है, उसका फेलियर है, उसको आप मजबूत करेंगे। इसी तरह से जो इसके अंदर SCCP के मामलात हैं, CCP जिसने कार्टेलाइजेशन को देखना है, तमाम रेगुलेटर्स इसके अंदर अपना किरदार अदा करने में फेल रहे। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है। कमीशन ने जो 5 सालों का किया है मुआयना, उसकी बात है, और इसकी रोशनी में मैं समझता हूँ ये शायद पिछले 20 सालों का मामला हो। तो इन तमाम रेगुलेटर्स को एक दफा हमें दोबारा से रीस्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए। जो किरदार PSMA का शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर है, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेसेस के टैक्सेशन से ही गवर्नमेंट चलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार रेगुलेटर का है कि वो सारिफ और बिजनेसमैन के बीच में तवाज़ुन रखे। यहाँ मसला ये है कि वो तवाज़ुन बिगड़ गया, और इस हद तक बिगड़ गया कि एक साल में 100 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया एट द कॉस्ट ऑफ आम आदमी, आम सारिफ। ठीक है शहजाद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है जिससे रिलेटेड, अब इसी तरह हुकूमत खुद सब्सिडाइज करती है, कभी जीरो रेटिंग की बात करती है, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर लें, किसी और इंडस्ट्री की बात कर लें। इस सारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए हुकूमत के पास वक्त कितना है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम कन्वेंशनल सिस्टम की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कोई इसका अल्टरनेट है हुकूमत के पास? जी शहजाद अकबर साहब। जी सर, देखिए बात यह है कि हमें इस पूरे सिस्टम को भी रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर ये देखिए कमीशन की रिकमेंडेशंस के अंदर भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को इसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कि जो हम सपोर्ट प्राइस से जहां से मामला शुरू करते हैं और फिर एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी देखते हैं, इस तमाम को रिव्यू करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडी बेस्ड है तो इसका मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो compete नहीं कर पाता, चाहे वो उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी में है या उसकी क्वालिटी के अंदर है। तो इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है, और अगर ये इतना ही घाटे का सौदा है तो आप कोई और कारोबार कर लें, क्योंकि अगर चीनी आलमी मार्केट में हमेशा से इतनी ही सस्ती है तो फिर हम उसको इतना ज्यादा रेगुलेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन शहजाद साहब, मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ था कि ये वाई शुगर ओनली, ये जो सब्सिडी है तो साल से हुकूमतें देती आ रही हैं, आपकी हुकूमत ने भी दी उसकी सब्सिडी। एक दूसरा ये है कि टेक्सटाइल वालों को भी मुख्तलिफ रियायत सब्सिडीज दी जाती हैं। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में तो बिजनेस का तरीक़ेकार ये है कि हुकूमत की बैसाखियों पर चलते हैं सब, तो वाई शुगर ओनली ये नहीं। फिर दूसरी जो आपने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात बड़ी अच्छी की गई है, खान साहब ने हुक्म भी दे दिया। ऐसा तो कानून पहले ही पंजाब में और KP में पास हो चुका हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में कोई विल नज़र नहीं आती कैसे करें। फिर आपने ये कहा कि जो पहले 5 हैं उनका हमने किया है,
तो उसमें बाज़ तो जिनका आपने बड़े बड़े जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मीटिंग में शरीक होते हैं, तो उनको क्यों आपने छोड़ दिया बिल्कुल? देखिए, इसमें दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें आप पूछ रहे हैं निज़ाम साहब, और बिल्कुल आपने, मैं समझता हूँ, सही नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा कि ये मसला सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है। सब्सिडाइज इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ शोबों में चल रही है और उसके ऊपर भी रिव्यू का ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कमेंट लेना चाहें कि हमारे जो निज़ाम मईशत के अंदर सबसे बड़ा एक फॉल्ट है कि रियासत या तो बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेट करने के चक्कर में फिर ओवर सब्सिडाइज भी कर रही है। तो कोई भी रियासत जब इस तरह से मामलात को सब्सिडाइज कर रही है, ये क्यों कर है? ये सवाल सबसे बड़ा बेसिक ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अमीर है, रियासत बहुत गरीब है, और जबकि उसकी तमाम इंडस्ट्री को सपोर्ट और पूरी सब्सिडी जो है वो अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से दी जा रही है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है, देखिए किसी के साथ कोई वाबस्तगी होना, उसको आज से पहले तो कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया। ये पहली दफा है कि एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के बनाने में जिसका जो रोल था वो बिल्कुल उसको बयान कर दिया गया जिस तरह से है। जहांगीर खान तरीन साहब की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, डायरेक्ट मालिक हैं जेडीडब्ल्यू का, इसलिए उनका नाम आया। इसके अंदर अगर आप खुसरो बख्तियार साहब का नाम लेना चाहें तो खुसरो बख्तियार साहब के एक भाई हैं जो सियासत से वाबस्ता नहीं है, और खुसरो बख्तियार साहब का खुद कोई किसी में शेयर नहीं है। अब जिस कानून की आप बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो जो सूबों में है, अगर वो कल वफाक में भी आ जाता है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब की हिदायत आ चुकी हैं कि उसको बनाया जाए, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी तो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इवन अंडर दैट लॉ नहीं बनेगा। अब इस तरह की जिसका कॉन्फ्लिक्ट बनेगा वो उसको उस फैसला साजी से दूर होना पड़ेगा। लेकिन इसमें मसला सिर्फ डायरेक्ट का नहीं है, इनडायरेक्ट का भी है। उसको भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कि ये किस तरह से हो कि जो इनडायरेक्ट भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, वहां भी फैसला साजी से ऐसे जिनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है वो दूर रहें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत ने करनी है, जिसके लिए जो पहला स्टेप है, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस होनी है और रेगुलेटरी काम होना है, उसमें इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक सिफारिशात जो हैं वो सारी बना के प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश कर दी जाएंगी, और उसके बाद उसके ऊपर अमल होता भी नजर आएगा। और आपको जिस तरह से पहले रिपोर्ट का था कि शायद रिपोर्ट नहीं आएगी या कमीशन को काम नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल अब वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं कि इस पर पूरा काम हुआ है और पूरी रिपोर्ट पब्लिक की गई है, जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स भी लिए जाएंगे। वो आने वालों दिनों में नजर आएगा कि उस पर कैसे फॉलोअप भी होता है और उसका फिर पूरी इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर होता है। जी निज़ामी साहब, शहजाद साहब ये बताइए कि एक तौर तो हुकूमत ने छूट दी हुई है ब्लैक मनी को वाइट करने की, उस लिहाज से देखा जाए तो टैक्स फाइलर 9% और नॉन फाइलर 11% दे के जो मर्जी कर ले, चाहे वो शुगर अफगानिस्तान के बहाने यहीं बिक जाए, इस किस्म की जो आपने बातें फरमाई हैं। तो ये आपका ये नहीं जज्बा एक तरफ, दूसरी तरफ हुकूमत का जज्बा कि हम इस मुल्क में मईशत के पहिए को चलाएं। और जब आप ये कहते हैं कि ये शुगर माफिया है, कल को कोई कहेगा ये टेक्सटाइल माफिया है, तो एक तरफ तो कोशिश हो रही है, अगर बिजनेसमैनों की शिकायत है कि नैब में बड़ा तंग कर रही है और उस बारे में कानून में तरमीम भी की जा रही है, आपको इल्म होगा इस बारे में। दूसरी तरफ आप उन पर काठी भी बड़ी डाल रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को किस तरह रिकंसाइल करेंगे? देखिए, बिजनेस का मतलब हरगिज कोई क्राइम नहीं है। जो शुगर कमीशन ने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, जो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट है, उसकी दुरुस्तगी तो हर अच्छे बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में है कि वो फेयर बिजनेस करे, और उसको फेयर बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट अंडर द रूल्स कर सकती है वो उसको फैसिलिटेट करेगी। लेकिन जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, सट्टा है कि चीनी आपकी 35-40 रुपए की बनती है और मार्केट में अगर 80 रुपए की बिकती है, तो 1 रुपए का मुनाफा जो है वो 5.2 अरब रुपए में ट्रांसलेट होता है पूरी इंडस्ट्री को। तो अगर ये 40 रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है पर किलो के ऊपर, वो उसकी भरपाई आखिर में एक आम सारिफ ही कर रहा है। उसकी दुरुस्तगी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी दुरुस्तगी के बगैर, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में जहाँ पे है इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो इसके बगैर तरक्की नहीं करती जब तक वहाँ का रेगुलेटर मजबूत नहीं है। और रेगुलेटर का अल्टीमेट इंटरेस्ट सारिफ की जो प्रोटेक्शन है। जब आप सारिफ की प्रोटेक्शन करेंगे, मार्केट में फेयर कंपटीशन होगा, कार्टेलाइजेशन नहीं होगी, उससे वो इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी।
ये तो इस तरह से तो बड़ा ये जंगल का कानून होगा कि जहाँ पे सारा माल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट समेट के चला जाए और आखिर में सारिफ को वो सर्व भी ना करे। और सारिफ को जो एक चीज है, क्योंकि देखिए जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है उतना वो प्रोडक्ट किसी लोगों की पहुंच में होना चाहिए, रीच में होना चाहिए। लेकिन रेगुलेटर जब कमजोर होता है, उसके कमजोर होने से जो मार्केट में मैनिपुलेट करके आप बेजा मुनाफा कमाते हैं, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं। हम हरगिज बिजनेस को किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे कि वो डिस्करेज हो। निजामी साहब, शहबाज आपने ठीक बात कही है शहजाद साहब, लेकिन ये एक और मैं मौजू की तरफ चलता हूँ, फिर मुझे पता है आपने जाना भी है कि ये शहबाज शरीफ साहब की आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है। उनके नौकरों के नाम टीटीज और बड़े बड़े वसी पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग के आपने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अगले रोज़ फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इस सारी चीज़ में कमज़ोरी है कि जो पहले वाले चार्जेस हैं वो भूल जाते हैं, आगे वाले पे शुरू हो जाते हैं। तो उनका तो ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को बेल शेल करा लेंगे, होना वाना कुछ नहीं है। आपका भी ख्याल है कि वो इस दफा भी बच के निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए चूंकि फवाद साहब मेरे भाई हैं और वो मेरी तरह वकील भी हैं और अदालती निज़ाम को बड़े समझते हैं। वहाँ पे जितना अदालती निज़ाम जो है वो मुल्ज़मान को रिलीफ दे सकती है, उसी की पैराए में शायद ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन केसेस के अंदर इस दफ़ा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो इस नोयत का है कि उनके लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब चालाक बड़े हैं। अभी भी जैसे उनको पता चला है कि शायद केस फाइल होने जा रहा है, तो वो पहले से ही क्वारंटाइन होके सेल्फ क्वारंटाइन में बैठ गए हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट सपोज के इस हफ्ते या अगले महीने जब मुकदमा अदालत में चला जाता है टीटीओ वाला, तो फिर ये बड़ा एक इशू बन जाएगा उनके लिए कि ये किस तरह से अदालत में ना जाएंगे। क्योंकि अगर उनका दामन साफ है तो उनको बिल्कुल अदालत के सामने पेश हो जाना चाहिए और जाके बता दें जी कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया था कि शहबाज शरीफ साहब एक तरफ फरमाते हैं कि मेरा अपने बच्चों के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है जी। सोर्स ऑफ इनकम जो उनकी थी, जो उनकी सारी तनख्वाह आती थी, वो एक अस्पताल को दान कर देते थे, अतिया कर देते थे, जो कि बड़ी अच्छी बात है, काबिल सताइश है। लेकिन इसके साथ साथ अपने तमाम दीगर अखराजात जिसमें बड़े आलीशान बंगले खरीदने भी हैं, उन्हीं 10 सालों में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो अपने बच्चों ही के और अपने बीवी के अकाउंट्स में से अपने अकाउंट मुंतकिल करके करते थे। तो ये किस तरह से एक ही सांस में दो अपने स्टांसेस ले लेते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने कोलो फेल के खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ साथ वो जो मेवा है वो पूरे का पूरा खा रहे हैं। निजामी साहब, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो ठीक है वो तो शायद ये तो मौका अख्तियार करेंगे, मैं बच्चों पर डिपेंडेंट हूँ, खुद तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो ये वो मुझे सब्सिडाइज करते हैं या मुझे फाइनेंस करते हैं। अब ये बच्चों के पास कहाँ से पैसे आए ये तो आपने डिटरमिन करना है। ये इस तनाज़ुर में क्या शहबाज शरीफ साहब को एग्जिट कंट्रोल पे डालने का प्रोग्राम है? क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो पहले की तरह बैरून मुल्क चले जाएंगे। देखिए, जहां तक एग्जिट कंट्रोल का मामला है, एग्जिट कंट्रोल में वफाकी हुकूमत अब खुद नहीं डाल सकती, उसको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिक्वेस्ट करनी होती है। इनके तमाम केसेस में चल रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि इनका माजी का किरदार यही रहा है कि जब भी थोड़ा सी तत्ती हवा चलती है तो ये पाकिस्तान से बाहर चलना शुरू हो जाते हैं। और अभी भी आजकल तो वैसे भी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है जून में, तो इसके लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम बिल्कुल होना चाहिए ACL में, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट नैब की तरफ से आनी है जो कि अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई। वैसे चूंकि वो सिर्फ सेल्फ क्वारंटाइन पे हैं, तो सेल्फ क्वारंटाइन की वजह से वो मेरा ख्याल है कि कुछ दिन ना जा पाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। 2 जून को क्या होगा, क्या वो नैब में पेश होंगे या नहीं होंगे, या कोई वीडियो लिंक के ज़रिए जिस तरह आज उन्होंने खिताब किया इसी तरह नैब की पेशी भी भुगतेंगे, ये सब बातें तो अपनी जगह हैं। लेकिन ये मफादात के तसादुम की बात हो रही थी निज़ामी साहब। अब शहजाद अकबर साहब से हम जानने की कोशिश भी कर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या जो कारोबार करे तो वो सियासत नहीं कर सकता, या जो सियासत करे उसको कारोबार नहीं करना चाहिए, या फिर कोई मखसूस कारोबार होगा जो सियासतदान कर सकता है? ये एक अभाम है। आपको इसकी कुछ समझ है? अगर कानून आता भी है तो उसमें क्या हो सकता है? मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जो कानून की नहीं, लेकिन जो दुनिया में मुस्तमिल तरीक़ेकार है उसकी तरफ मैं आऊँगा। लेकिन पहले ये जो शुगर के बारे में जो एक मेरी इतला तो ये है कि ये अभी तो हुआ ना, सिर्फ 88 में से 10 की फोरेंसिक ऑडिट हुआ है।
गालबन बाकियों का भी होने जा रहा है, जो बाकी की भी है, ये तो एक मेरी इत्तला है। इसके अलावा ये दिलचस्प बात है कि पहले फैसला हुआ कि गालबन 10 अरब की शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, फिर सितंबर में समरी तैयार की गई, फिर दिसंबर में 11 अरब का फैसला हुआ जी। ये थोड़ा सा फैसला जो है ना, ये कोई इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे खाली नहीं था मबनी। मेरी इतला के मुताबिक ये दोस्त मुल्क चीन को हमने चीनी देने का वायदा किया था और उन्होंने मांगी थी कि हमें दें, और ये वही वक्त है कि जब हम चीन के आगे हाथ फैलाए हुए थे कि हमारी मदद करें जी। तो ये फिर इस तरह के कामों में ऐसे तो होता है कि दोस्त मुल्कों की बात, और ख़ास तौर पर चीन जैसा दोस्त जो हर मौके पर मदद करता है, और वो ये होगा कि यार ये पैसे दे देंगे, उसके बहाने उसके एवज हमें फॉरेन एक्सचेंज भी फ़ौरन मिल जाएगा। तो ये बात आप मद्देनज़र रखें। अब जहाँ जो दूसरी आपने बात की मुफादात के तजाद की, होता यह है कि मसलन अमेरिका में ये है और बाज़ और जमहूरी ममालिक में अक्सर में बल्कि जो है कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट में डाल दी जाती है। अगर आप जी जी यानी आप कारोबार कर रहे हैं और आप सियासत में हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट में वो चीज़ डाल दी जाती है। ब्लाइंड ट्रस्ट का ये है कि आपको उसके साथ कोई, ना आप उसके सरोकार होता है, ना ही आप उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते, वो ट्रस्ट में चले जाते हैं जी। अब ये तो हुआ। ये दूसरा ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप कारोबार भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ और सियासतदान भी हैं, नए प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता था। अब पाकिस्तान में तो ये फ्री फॉर ऑल है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगी। ये शुगर, आफ्टर ऑल शुगर क्यों इतनी एक मन बाता खाजा बन गया हमारे सियासतदानों का सनत लगाने का? उसकी वजह यह है कि ये ज़ियाउल हक ने कि पार्टी लेस सिस्टम में उनके पास और कोई तरीक़ेकार नहीं था जी कि वो किस तरह सियासतदानों करें। तो उन्होंने तरगीब दी। जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ की फैमिली को इत्तफाक बाउंड्री वापस की तो उन्होंने शुगर मिलें भी लगानी शुरू कर दी, बाकी सियासतदानों भी शुरू कर दी। लोन जो है उस वक्त नेशनलाइज थे बैंक, लोन भी बड़े बड़े बैंकों से मिलते थे और अरबों के हिसाब से, जो कुछ वापस हुए और बहुत सारे वापस नहीं भी हुए। तो ये तो बड़ी ल्यूक्रेटिव चीज़ थी। फिर ये शुगर इंडस्ट्री जो है, इसमें ये भी कमाल है कि ये जो गन्ना है बड़ा पानी खींचता है। ये अब सब ने ये काम शुरू कर दिया। एक तो दो तरह के ना, एक वो लोग हैं जो शुगर का कारोबार करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, एक इंडस्ट्री के तौर पर। जी मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो सियासतदानों के तौर पे, जिनका कोई तल्लुक ही नहीं है इंडस्ट्री से, उनको शुगर की इंडस्ट्री बड़ी ल्यूक्रेटिव लगती है। जी बल्कि मेरे कॉम्युनिटी इंटरेस्ट से मुझे याद आया कि जब गालबन मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने दूसरी दफ़ा, तो चौधरी बरादरान मेरे घर आए। तो मैंने चौधरी शुजात साहब से कहा, मैंने कहा एक चीज़ का तो आप इत्तमाम करें कि या आप कारोबार ना करें, आप सियासत करें सिर्फ। तो चौधरी शुजात खड़े हो गए, लगा भाई क्यों ना करिए, साडा बेनज़ीर ने इतना बड़ा कर किया है तो तुझी किस तरह कह रहे हो? निज़ामी साहब, मतलब ये एक सोच है सियासतदानों की। निज़ामी साहब, अभी जो शहजाद अकबर साहब से भी हमने पूछा, ठीक है आप अपना एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें, इस नाम पे आपने वोट भी लिए, लेकिन कोई मुतबादिल प्लान भी दें। तो उन्होंने वही एक रस्मी सी बात की कि जो कमीशन ने सिफारिशात की हैं और ये और वो, कमीशन बहुत से सिफारिशात पहले भी जो बनते रहें वो करते रहें, लेकिन इन हालात में जो इन्वेस्टर है, ये जो बिजनेसमैन है, जिसकी इंडस्ट्री पिछले 30-40 साल से चल रही है और इसी सिस्टम में चल रही है, और एकदम से उस पर अगर ये मामलात आन गिरे हैं, अब वो सारे लोग ज़ाहिर है जब वो डरेंगे या उन पे खौफ आएगा तो उनका कारोबार मुतासिर होगा, कारोबार मुतासिर होगा तो लोगों का रोज़गार, जो लाखों लोगों का रोज़गार लगा। फिर मैंने उनसे पूछा भी जी कि उनको माफिया और ये और वो अलकाबाद से नवाजना, मतलब है कि अगर आप शुगर बनाते हैं तो आप माफिया हैं। आप पाकिस्तान में टैक्स भी देते हैं, उसके हवाले से तरीन साहब हाईएस्ट टैक्स पेयर है। मेरा ख्याल तरीन साहब के साथ भी सिंगल आउट किया गया सियासी कोई मामला या पर्सनल इख्तलाफ की वजह से। ये कहना कि सिर्फ इसलिए उनको किया गया कि वो सबसे बड़े थे वगैरह वगैरह। और ये कौन मानेगा कि भाई खुसरो बख्तियार साहब का तल्लुक ही कोई नहीं है इससे।
और भी हैं, हमायूं अख्तर साहब जी। हैं, वो किस तरह बच निकले बीच में से। जी। तो ये बातें सोचने की हैं हमारे। ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस यौम तकबीर का जिक्र भी करेंगे और कोरोना की वबा से मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आज यौम तकबीर है और इसी मुनासिबत से जो वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है। एक तरह से भुट्टो साहब को उन्होंने आज क्रेडिट दिया है इस बात का। शहबाज शरीफ साहब भी भुट्टो साहब को क्रेडिट दे रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान उन तमाम लोगों को, बिलखुसूस साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने इस काम में, इस मिशन में अपना हिस्सा डाला। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज मरियम नवाज़ साहिबा वो भी बोली हैं। एक सवाल कल ही आप कह रहे थे कि उन्होंने खामोशी क्यों अपना रखी है, तो आज लब खोल दी और कहा कि आज का दिन नवाज़ शरीफ की वतन से मोहब्बत की, वफा की दास्तान सुनाता है। ये मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है। मरियम वो कह रही हैं सेवियर है वो पाकिस्तान के। जी। तो वैसे वफा के बहुत से मामलात ऐसे थे जिस पे वो चले भी जाते थे बाहर, लेकिन क्या कहेंगे, एक इसको एंट्री फिर से समझा जाए और यौम तकबीर से मुतालिक आपके तासुरात? नहीं, हम बात यौम तकबीर पे करते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताएं जी कि सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर को क्यों तौफीक नहीं हुई कि इस मौके पर पाकिस्तान की सही अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी का ज़ामन जो है वो हमारा एटमी प्रोग्राम है। आपने नोटिस किया होगा कि जब से हम एटमी ताकत बने, भारत को जरूरत नहीं हुई कि हमारी तरफ वो रजू करे, कोई जंग का पंगा ले। उससे पहले हमारी कई जंगें हो चुकी हुई हैं, बल्कि मुशर्रफ ने कोता अंदेशी से काम लेते हुए कारगिल का जो एक मामला किया, वो भी इसी ख्याल से था कि भारत हमारे साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अगरचे भारत ने कारगिल पे फिर मिलिट्री रिटेलिएशन की, आपके साथ नहीं है जी, ऐसा ही है। फिर ये जो पुलवामा वाला वाक़या हुआ, ये मोदी ने पहली दफ़ा उसको जरूरत हुई ऐसा करने की जी। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी है। अगर तो इसलिए है कि नवाज शरीफ ने धमाका किया था तो फिर ये अफसोसनाक है। अब आपने दूसरी बात की कि वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। एक और अहम मामला, अहम क्या बल्कि अफसोसनाक ही है कि 60,000 से ज़ायद हो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़। हमारे एक साथी पेशावर ब्यूरो के रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट थे फ़खरुद्दीन सैयद साहब, आज वो भी शहीद हो गए हैं और इस दौरान, इस वबा के दौरान भी वो ड्यूटी करते रहे। चेयरमैन 92 न्यूज़ मियां हनीफ साहब और CEO मियां रशीद साहब की जानिब से ताज़ियत भी की गई है। पीके गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए जो फैमिली है, जो लवाहिकीन है, उनके लिए इमदाद का भी ऐलान किया है। एक तो आपके बतौर CPNA प्रेसिडेंट आपके तासुरात इससे मुतालिक, और दूसरा ये फ्रंट लाइनर्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि सहाफ़ियों को उस तरह फ्रंट लाइन पे नहीं कंसिडर किया जा रहा जिस तरह से डॉक्टर्स की बात होती है या किसी और शोबे की बात होती है? देखें, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और उनको अहले खाना को ज़बर अता करे और उनको जन्नत के रुतबा से नसीब हो, वो तो अपनी जगह पे। बाकी रहा ये देखें ना, अब ये साफ़ियों जो को ये काम ही ऐसा है अब इसमें, लेकिन मकदूर बार एहतियात भी करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ख़ुद अपनी एहतियात करनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि इसमें डॉक्टर्स बेचारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे भी तो जा रहे हैं ना जी। ऐसे तो ये मैं नहीं कह रहा कि साफ़ियों का भी ये इशर होना चाहिए, लेकिन यकीनन साफ़ियों को अगर इस किस्म का वो मामला होता है तो उनकी हुकूमत को उनकी आउट ऑफ द वे जाकर मदद करनी चाहिए। ये मैं ज़रूर कहूँगा जी। यकीनी तौर पर निज़ामी साहब, फ़खरुद्दीन सैयद साहब बड़ा असासा थे हमारे चैनल के लिए, पहले दिन से हमारे साथ भी मौजूद थे और खुदा उनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, फिर ये एक लॉकडाउन से रिलेटेड भी बात हो रही है कि शायद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद फिर से लॉकडाउन भी हो जाए। निज़ामी साहब, ये कोरोना के साथ जो दीगर चैलेंजेस आ गए और बिलखुसूस मुआशी चैलेंजेस जो हैं,
इससे निपटने की कोई पॉलिसी आपको नजर आ रही है? देखिए, आप बड़ी बड़ी लिमिटेड बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कोरोना का चैलेंज नहीं है। देखें ना, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही है। एक तो ये भी स्टडी आई है, एक न्यूयॉर्क टाइम में कल छपी थी, कि बड़े सगीर में इतनी अमवात नहीं हो रही लेकिन बढ़ रही है। ये भी आपने देखा होगा जी, तादाद बढ़ती जा रही है। अगर ये फरवरी में पहला इसका इंसिडेंट हुआ, फरवरी मार्च कम था, मार्च में उससे ज़्यादा था, अप्रैल में दुगना हुआ, मई में ये 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया, और जून में तो ये है। और ये कहा जा रहा है कि 1 लाख हो जाएगा। जी, जो वो WHO की रिपोर्ट थी कि ये 2 लाख हो जाएंगे मुतासरीन, वो अब हकीकत नज़र आती है। लेकिन ये कहते हैं कि ये बर सगीर और खुसूस पाकिस्तान में बर सगीर में यंगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और यंगर पॉपुलेशन को ये कोरोना वायरस बहुत मुश्किल से करती है। ये नहीं कि अगर होगा भी तो उससे हलाकत नहीं होगी। जी। ये तो हमारी चले निस्बतन खुशकिस्मती है। लेकिन अब्बासी साहब, ये मसला जो है कोरोना वायरस तक नहीं है। पाकिस्तान पे कई आफतें इकट्ठी नाज़िल हो गई हैं। जी, एक तो आज मैं सुन रहा था कि जी एक्सपोर्ट्स जो है मुतासर हुई हैं इससे। वो भाई, एक्सपोर्ट्स आपकी पहले कौन सी बड़ी अच्छी थी? जी, ऐसे ही है। इकॉनमी का क्या हाल पहले भी पता था, अब तो बिल्कुल ही डब्बा गोल हो गया। एक दूसरा यह है कि इस पे मजीद जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है कि हमारी टिड्डी दल से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। जी, वो एक टिड्डी दल की जो वबा है, वो एक दोहरा नुकसान है। अब तीसरा जो माहिरीन कह रहे हैं, आपको पता ना, मंगल के रोज तक बड़ी बारिशें तवक्को है पाकिस्तान में। जी, ऐसे ही। और तीसरा जो रेला आ रहा है, वो कहते हैं कि सैलाब जो है वो अल्लाह खैरियत करे। अगर सैलाब भी आ गया तो ये तीनों आफतें मिलके ये NDMA कहाँ तक करेगी, मुझे बताएं। जी, ये बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। और इसके साथ साथ एक और जो तशवीशनाक सूरत हाल है, वो भारत की जारहाना इकदामात हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो ऐसे लगता है जैसे उधार खाए बैठा हो पाकिस्तान के साथ कोई जंगजोई पे, जिसका फ्लैग ऑपरेशन का प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया। फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन। सारे मामलात जो हैं, जी, सारे मामलात जो हैं ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये रवायती सियासत जो है ना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को नीचे दिखाना, बयानबाजी, इसको छोड़कर इमरान खान साहब अपना ये कि जी मैं उनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, ये चोर है, ये मेरे नजरियात के खिलाफ है। आपको मालूम है ना कि वो नैब के कानून में खिलाफ तो तब्दीली लाई जानी थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो मेरा नजरिया ही है। निजामी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि वो लोग जो कि ये जो चैलेंज, बात मुकम्मल कर लूँ मैं, कि वो लोग जो कि इलेक्ट होके आए हैं असेंबली में और नुमाइंदे हैं लेकिन ऑपोजिशन में है, और आप भी प्राइम मिनिस्टर PTI के लिए, आप सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस वक्त बैठ के अगर आप 1 पेज पे नजर आए एक मीटिंग के अंदर ही, चाहे वर्चुअल में या नजर आए, जी, आप वर्चुअल की मीटिंग से उठ कर चले जाते हैं, तो ये वक्त जो है इस किस्म की मनफी और एक्सक्लूसिव सहावत करने का नहीं है। जी, ठीक है। निजामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत आज के प्रोग्राम से इतने ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।